तो चलो स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 विच इज एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। एंड बिलीव मी, ये बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, तुम्हें पढ़ने में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों देखो, जब आप छोटे थे तो हम एसिड और बेसिस को कैसे रिकॉग्नाइज करते थे, याद करो। आप लोगों को बताया जाता था जो भी चीज खट्टी होती है यानी कि सोर होती है दैट इज एसिड, और जो भी चीज कड़वी होती है यानी कि बिटर होती है वो बेस होता है। बट अब आप बड़े हो गए हैं। अब आप अगर केमिस्ट्री लैब में जाओगे तो वहां पे जो केमिकल्स पड़े हैं तुम एक एक उठाकर उसको टेस्ट थोड़ी ना करने लग जाओगे, है ना। इट कैन बी वेरी वेरी डेंजरस, आप उनको टेस्ट नहीं कर सकते हैं। ओके, तो उस केस में हम एसिड और बेसिस को कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो चलो पढ़ते हैं इस चैप्टर में। Now, you have learned in your previous classes that the sour and the bitter taste of the food is due to acid and bases, है ना। हमने पढ़ा है जो सोर और बिटर टेस्ट होता है वो एसिड और बेसिस की प्रेजेंस से होता है। जो भी खट्टा है वो एसिड है, जो भी कड़वा है वो बेस है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लेमन की बात करूं तो बहुत ज्यादा खट्टा होता है ना लेमन, तो इट इज हैविंग एसिड, राइट। टमाटो, टमाटो इज ऑल्सो हैविंग एसिड। नाउ बिटर की बात करें, जो भी कड़वा सा टेस्ट आता है, जैसे कि आप नहाते नहाते कभी साबुन मुंह में गया है, ठीक है, वो थोड़ा कड़वा कड़वा सा होता है ना, इट मीन्स इट इज अ बेस, राइट। If someone in the family is suffering from the problem of acidity after overeating, which of the following would you suggest as a remedy? तो अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि अगर आपकी फैमिली में ना किसी को एसिडिटी हो रही है। अब आपने एसिडिटी वर्ड तो सुना ही होगा, कई बार हमारे जो पेरेंट्स होते हैं या दादा दादी वगैरह होते हैं, है ना, वो अक्सर बोलते हैं कि आज ज्यादा खा लिया है, बहुत जलन हो रही है, यानी कि एसिडिटी हो रही है। अगर किसी को भी एसिडिटी होती है तुम उसको क्या रेमेडी सजेस्ट करोगे? तो देखो बच्चों, ये बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है क्योंकि एक डेली लाइफ की प्रॉब्लम है। तो एसिडिटी क्यों होती है? क्योंकि जो हमारा स्टमक होता है ना उसमें एक एसिड होता है विच इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ठीक है। अब जो कि आपने ऑलरेडी लाइफ प्रोसेस में पढ़ा होगा कि HCl के फंक्शंस क्या हैं जो हमारे स्टमक में प्रेजेंट है। अब देखो एसिडिटी हो रही है यानी कि जो वो एसिड है ना स्टमक में वो ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ऑब्वियसली हमें कोई बेस लेना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। क्या आप लेमन जूस लोगे? तो बेटा ये तो बिल्कुल इनकरेक्ट है क्योंकि लेमन में प्रेजेंट होता है सिट्रिक एसिड, तो एसिड और एसिड तो एसिडिटी बढ़ जाएगी। तो फिर क्या आप विनेगर लेंगे? नो, हम विनेगर भी नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि विनेगर इज ऑल्सो एसिडिक एसिड, माइल्ड एसिड है बट ये भी एसिड ही है, तो ये एसिडिटी और इंक्रीज कर देगा। वाइल बेकिंग सोडा यानी कि जो आप जैसे कि हम जो चने उबाल रहे हो, ठीक है, चने में हम थोड़ा सा बेकिंग सोडा डालते हैं ताकि फास्ट इनफ हो जाए कुकिंग। तो ये जो बेकिंग सोडा है, या फिर हम जो पकौड़े बनाते हैं ना, पकौड़ा बनाने में जो हम छोटा सा वो व्हाइट सा पाउडर डालते हैं दैट इज बेकिंग सोडा। तो क्या हम बेकिंग सोडा डालेंगे? तो यस, द आंसर इज अगर किसी को भी एसिडिटी हो रही हो तो हम उसको थोड़ा सा बेकिंग सोडा पानी में मिक्स करके दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक बेस है। तो आपने केमिस्ट्री में रिएक्शन पढ़ा है ना, एसिड प्लस बेस, ये होता है एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा, क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा और एसिडिटी से रिलीफ मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तो छोटी सी बात हो गई कि एसिड्स क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, और एसिड और बेस का जब कॉम्बिनेशन होता है तो उसका प्रोडक्ट क्या बनता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा और चैप्टर में बहुत मजा आने वाला है। इसमें बड़ी सारी मजेदार मजेदार बातें हैं, बहुत सारे केमिस्ट्री इज अ मिस्ट्री, बहुत सारे मिस्ट्री है इसमें, तो बड़ा मजा आता है इसको पढ़ने में। तो चलो आगे पढ़ते हैं। इसमें आगे क्या बोल रहे हैं, विच प्रॉपर्टी डिड यू थिंक वाइल चूजिंग दिस रेमेडी? तो हमने क्या प्रॉपर्टी चूज करी बेटा? हमने ये चूज करी कि एसिड और बेसिस न्यूट्रलाइज ईच अदर, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है एंड इट फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, तो हमें रिलीफ मिल जाएगा एसिडिटी से, इरिटेशन से, राइट। सो श्योरली यू मस्ट हैव यूज योर नॉलेज, यस, about the ability of acids and bases to nullify each other, यानी कि न्यूट्रलाइज कर सकते हैं एक दूसरे को। Recall how we tested sour and bitter substances without tasting them. तो हम बिना टेस्ट करे कैसे आइडेंटिफाई करें कि जो गिवन सब्सटेंस है वो सोर है, बिटर है, या अब हम टेस्ट नहीं करेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा? तो फिर हम क्या कर सकते हैं, देयर आर मेनी इंडिकेटर्स, ठीक है, ऐसे कुछ सब्सटेंस होते हैं जो कि एसिड और बेस के प्रेजेंस में अपना कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो उनसे वो इंडिकेट करते हैं कि जो गिवन सब्सटेंस है वो एसिड है या फिर बेस है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे कुछ ना इस पैराग्राफ में इंडिकेटर्स की बात करी गई, तो चलो पढ़ लेते हैं एक बार।
You already know that acids are sour in taste and change the color of blue litmus to red. अब यहाँ पे बेटा एक बात करी गई है, देखो जो इंडिकेटर्स होते हैं, इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर्स आर द सब्सटेंस विच चेंज द कलर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस। तो अगर कलर चेंज हो जाएगा तो हमें पता चल जाएगा ना कि जो गिवन सब्सटेंस है वो एसिडिक है या फिर बेसिक है। तो यहाँ पे एक बात करी गई है लिटमस की। अब लिटमस क्या होता है, आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, लिटमस एक एक्चुअली एक सॉल्यूशन है। इट इज अ पर्पल कलर डाई, ठीक है, जो कि हमें ऑब्टेन होता है लाइकिन प्लांट से। अब जो लाइकिन प्लांट है वो थैलोफाइटा डिवीजन को बिलोंग करता है। ये आपके 1-1 मार्कर आते हैं कि जो लिटमस का कलर है, लिटमस सॉल्यूशन का ओरिजिनल कलर है, जब वो ना तो एसिडिक होता है ना बेसिक होता है, तो क्या होता है बेटा, वो पर्पल कलर का डाई होता है। अब आपको ये भी पूछ लेते हैं कि जो लिटमस सॉल्यूशन है ये किस प्लांट से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं? ये हम लाइकिन प्लांट से एक्सट्रैक्ट करते हैं, जो कि किस डिवीजन को बिलोंग करता है? थैलोफाइटा डिवीजन को बिलोंग करता है। ठीक है, तो इसको हम कॉमनली इंडिकेटर की तरह यूज करते हैं। ये एक नेचुरल इंडिकेटर है, इसके ऊपर नोट बना लो। ठीक है, अब देखो जब आप मेरे साथ पढ़ोगे ना तो एक चीज ध्यान रखना, आपको मेरे साथ सेम अपनी एनसीईआरटी की बुक खोल के बैठना है। जो जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, जो जो पॉइंट्स बोल रही हूँ उसको अंडरलाइन करते जाओ। एंड बिलीव मी, इसके बाद तुम्हें कोई और लेक्चर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हें कुछ भी और कहीं से भी कुछ भी ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हें समझ ना आए। तुम्हें बहुत बहुत अच्छे तरीके से समझ आने वाला है, ये मेरी गारंटी है तुम्हें। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं। When the litmus solution is neither acid nor basic, it is color in purple। ठीक है, जब लिटमस सॉल्यूशन ना एसिडिक है ना बेसिक है, यानी कि न्यूट्रल है, तब उसका कलर क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लीजिए बेटा, इसका कलर होता है पर्पल। तो लिटमस एक सॉल्यूशन है जो कि लाइकिन प्लांट से ऑब्टेन होता है और उसका नेचुरल कलर होता है पर्पल। ठीक है, चलो, तो अब यहाँ पे और भी कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स की बात करी गई है, एग्जांपल दिए गए हैं, जैसे कि रेड कैबेज की लीव्स, उनको भी हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उनका जूस भी, और उसको भी हम एक इंडिकेटर की तरह यूज कर सकते हैं। ठीक है, टर्मरिक यानी कि हल्दी जो आप खाते हो वो भी इंडिकेटर की तरह यूज होती है। कलर्ड पेटल ऑफ सम फ्लावर्स, जैसे कि हाइड्रेंजिया, पिटूनिया, जेरेनियम, ये कुछ फूल हैं। ठीक है, इन फ्लावर्स के जो पेटल्स होते हैं उनका जूस बना के, मतलब उनको आप ऐसे कूट के और उसमें थोड़ा सा वाटर मिला के इसको आप जब एक्सट्रैक्ट करोगे, ये भी इंडिकेटर्स की तरह काम करते हैं। ठीक है, विच इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस, और एसिड और बेस की प्रेजेंस में अपना कलर चेंज कर लेते हैं। देन वी कैन इजीली आइडेंटिफाई कि जो गिवन सब्सटेंस है वो एसिडिक है या फिर बेस है। ठीक है, तो इन एसिड बेस इंडिकेटर्स को हम सिंपली इंडिकेटर्स भी बोलते हैं। तो ये कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। आपसे एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है गिव एग्जांपल ऑफ 2 नेचुरल इंडिकेटर्स, तो आप सिंपली लिख सकते हो लिटमस सॉल्यूशन एंड टर्मरिक। 2 याद कर लो, इट इज इनफ। ठीक है, चलो आ जाओ वापस अपने पैराग्राफ पे। यहाँ पे हम आगे क्या बोल रहे हैं? बेसिस आर बिटर एंड चेंज द कलर ऑफ रेड लिटमस टू ब्लू। तो आप यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख सकते हो, यहाँ पे 2 लिटमस पेपर दिखाई दिए हैं। ठीक है, आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं 2 लिटमस पेपर दिखाई दे रहे होंगे आप लोगों को। एक होता है रेड लिटमस पेपर, एक होता है ब्लू लिटमस पेपर। अब जो रेड लिटमस पेपर है ना, अगर आप इसको सॉल्यूशन में डिप करोगे और अगर सॉल्यूशन बेस होगा तो ये रेड लिटमस पेपर अपना कलर चेंज कर लेगा और हो जाएगा ब्लू। तो हम कह सकते हैं जो एसिड्स हैं, एसिड टर्न ब्लू लिटमस पेपर रेड। ठीक है, एबीआर यानी कि एसिड टर्न ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। एंड बेस, बेस क्या करते हैं? बेस टर्न रेड लिटमस पेपर ब्लू। बी यानी कि बेस टर्न रेड लिटमस पेपर ब्लू। तो इस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं केमिस्ट्री की लैब्स में विदाउट टेस्टिंग एनीथिंग whether the given substance is acidic or basic। I hope आपको ये छोटी सी ट्रिक बड़े काम आएगी, इसको नोट कर लीजिए। So litmus is a natural indicator, turmeric is another such indicator। तो litmus और turmeric आपको 2 एग्जांपल मिल गए जो कि नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं। सिमिलरली देयर आर सम सिंथेटिक इंडिकेटर्स जो कि नेचर में अवेलेबल नहीं है, हालांकि उनको बनाया गया है लेबोरेटरी में। ठीक है, यहाँ पे सिंथेटिक इंडिकेटर्स 2 याद कर लो, मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोप्थलीन। ये भी एसिड बेस इंडिकेटर्स हैं, मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोप्थलीन। तो चलो
अब यहाँ पे ना एक क्वेश्चन बनता है, क्या बनता है, यहाँ पे लिखा है हैव यू नोटिस दैट अ स्टेन ऑफ करी ऑन द व्हाइट क्लॉथ बिकम रेडिश ब्राउन। स्टेन ऑफ करी यानी कि आप कोई सब्जी खा रहे हो, ठीक है, आपने व्हाइट कलर की शर्ट पहनी है, आपकी स्कूल की शर्ट पे वो थोड़ी सी तरी गिर गई, सब्जी की तरी गिर गई, उसमें हल्दी होती है बट नेचुरल, ठीक है। अब उस अब जब आपकी मम्मी वो स्टेन को धोती हैं, ठीक है, साबुन लगाती हैं, तो उस स्टेन का कलर हो जाता है बेटा रेडिश ब्राउन कलर हो जाता है जब वो साबुन के कांटेक्ट में आता है। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो साबुन है ना वो बेसिक होता है नेचर में। और इसका मतलब क्या हुआ, जो टर्मरिक है, टर्मरिक का नेचुरल कलर क्या है, टर्मरिक का नेचुरल कलर है येलो। तो येलो एसिडिक मीडियम में होता है टर्मरिक, लेकिन जब वो बेस के साथ कांटेक्ट में आता है तो वो कलर चेंज हो जाता है उसका, वो रेडिश ब्राउन हो जाता है ना। अभी जो रेडिश ब्राउन हो जाएगा तो एकदम से आप घबरा जाओगे कि ये क्या हो गया। तो इसको आप कैसे रिमूव कर सकते हो, इट शुड बी स्क्रब्ड विद द इट शुड बी स्क्रब्ड एंड देन रिंस विद लॉट ऑफ वाटर, ठीक है। इसको आप दोबारा से जब प्लेंटी ऑफ वाटर के साथ रब करोगे, रिंस करोगे, तो वापस से वो जो रेडिश ब्राउन कलर का स्टेन था वो वॉश ऑफ हो जाएगा, और वापस से आपकी शर्ट या तो भाई साफ हो जाएगी या फिर वो येलो स्टेन आपकी शर्ट पे रह जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो यहाँ से ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, बड़े मजेदार मजेदार क्वेश्चंस बनते हैं इस चैप्टर से, बहुत ही आसान बहुत ही अच्छा चैप्टर है। चलो आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट चैप्टर तो हमारा हो गया। यहाँ पे एनसीईआरटी का क्वेश्चन आ गया है। एनसीईआरटी के क्वेश्चन मैं आपको एक और वीडियो में कराऊंगी, तो मेरे साथ बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलो, इस चैनल पे आपको सारे के सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, मैं आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी कराऊंगी, एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस कराऊंगी। और क्योंकि मैं एक स्कूल टीचर हूँ, साथ में ट्यूशन टीचर हूँ, आई हैव लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, कई सालों का एक्सपीरियंस है मुझे, अराउंड 8 years 9 years अराउंड हो चुके हैं पढ़ाते हुए 10th क्लास को। सो आई नो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो कि बार बार रिपीट होते हैं, और बहुत सारे ऐसे टॉपिक जो कि हाई वेटेज के होते हैं, तो आप मेरे साथ पढ़ोगे तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। एंड एनसीईआरटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आप लोगों को बोलूंगी बच्चों, आप चाहे कोई भी हेल्प बुक से पढ़िए, हेल्प बुक भी अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैं आपको हेल्प बुक भी बता दूंगी, बिकॉज ऑब्वियसली फॉर क्लास 10th एनसीईआरटी इज नॉट इनफ। एनसीईआरटी शुड बी रेड, बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इट इज नॉट इनफ, बहुत सारा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है क्लास 10th के लिए, ठीक है। तो अगर तुम्हें जानना होगा कि तुम किस हेल्प बुक से पढ़ सकते हो तो मुझे कमेंट करना, आई विल टेल यू। नाउ सेकेंड टॉपिक पे आ जाते हैं, 2.1 अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस। अब यहाँ पे एसिड और बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रहे हैं, एसिड एंड बेसिस इन द लेबोरेटरी। तो यहाँ पे एक्टिविटी दी गई है बेटा 2.1, करना क्या है, बहुत आसान सी एक्टिविटी है। आपको कुछ यहाँ पे सॉल्यूशंस हैं जो कि आपकी लेबोरेटरी में इजीली अवेलेबल होते हैं, उनको कलेक्ट कर लेना है। क्या है, इट इज HCl, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, ये कुछ एसिड्स हैं। इनमें से जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, अब देखो केमिस्ट्री पढ़ रहे हो ना, तो आपको एसिड्स और बेसिस अच्छे से पता होने चाहिए कि कौन से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, कौन से वीक एसिड्स हैं, कौन से स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं, क्योंकि केमिस्ट्री तो भाई इनके बिना तो नहीं चल सकती है। तो बेटा सबसे पहले स्ट्रॉन्ग एसिड्स के नाम लिख लीजिए, मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख रही हूँ, आप आगे नाम लिख लेना। सल्फ्यूरिक एसिड, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। देन वी हैव HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, देन वी हैव नाइट्रिक एसिड, ये मिनरल एसिड्स हैं, यानी कि जो मिनरल से ऑब्टेन होते हैं, ठीक है, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। एंड देयर इज अ वीक एसिड, एक दो वीक एसिड्स भी हैं, ठीक है। वीक एसिड्स के नाम जैसे कि ये है ना एसिटिक एसिड, CH3COOH, ये कहलाता है बेटा एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड यानी कि आपका विनेगर जो चाउमीन में तुम डाल के बड़ी मस्ती से खाते हो ना, ये वही टेस्टी सा एसिड है। ओके, देन वी हैव कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड भी एक मिनरल एसिड ही है, बट ये बहुत ज्यादा वीक एसिड होता है, फॉर्मूला है H2CO3। तो ये एसिड्स के जो नाम है ना, जैसे मैंने साइड में नोट बनाया है, सेम ऐसे ही अपनी बुक के साइड में नोट बना लो, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी योर बाइबल, इसको आपको रोज पढ़ना है, ठीक है। चलो अब देखो ये एसिड्स हो गए, नाउ देयर आर सम बेसिस आल्सो।
सोडियम हाइड्रोक्साइड वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। फॉर्मूला क्या है? सोडियम का सिंबल होता है Na। हाइड्रो ऑक्साइड, जिसके आगे हाइड्रोक्साइड लगा है ना, वो मोस्टली बेसिस होते हैं, तो OH, NaOH इज सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। रिमेंबर, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होता है ये। सिमिलरली वी हैव कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, magnesium hydroxide MgOH whole twice and ammonium hydroxide NH4OH। जिसके आगे भी OH लगा है वो क्या है? वो है बेसिस, क्योंकि इनके पास हाइड्रोनियम आयन है। ओके, तो चलो, ये कुछ एसिड और बेसिस के नाम हैं, इनको लर्न करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो केमिस्ट्री में ना हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठो, साइड में रफ कॉपी लेके बैठो, उसी समय लिख के याद कर लो, लेट के लिए नहीं छोड़िए, ठीक है। तो चलो, अब देखो करना क्या है। पुट अ ड्रॉप ऑफ ईच ऑफ द सॉल्यूशन इन द वॉच ग्लास वन बाय वन। अब इनमें से ना कोई एक दो चलो एग्जांपल हम कर लेते हैं। ये जो टेबल दे रखा है, हाँ, हमें एक सैंपल ले लिया हमने, मान लो हमने HCl ले लिया। अब हमने देखना कि HCl, सपोज करो इस टेस्ट ट्यूब में आपने HCl का सॉल्यूशन लिया, एसिड ले लिया हमने। हमें कैसे पता चलेगा? ये तो कलरलेस है कि एसिड है कि बेस है। तो हमने क्या करा, हमने रेड लिटमस का सॉल्यूशन लिया, या फिर रेड लिटमस पेपर ले लो, ठीक है। अब हमने इसमें रेड लिटमस सॉल्यूशन की कुछ बूंदें डाली, तो रेड तो रेड ही रहेगा, लेकिन जब हम इसमें ब्लू लिटमस की कुछ ड्रॉप्स डालेंगे तो ब्लू लिटमस क्या हो जाएगा बेटा? ये रेड हो जाएगा। इट शोज दैट द गिवन सॉल्यूशन इज एसिडिक, ठीक है। गिवन सॉल्यूशन क्या है? ये एसिडिक है। क्यों? हमें कैसे पता चला? जैसे ही हमने इसमें ब्लू लिटमस का सॉल्यूशन डाला तो वो रेड में चेंज हो गया, कलर का चेंज हो गया। तो कलर चेंज से हमें पता चलता है कि जो गिवन सब्सटेंस था वो एसिडिक था। तो चलो यहाँ पे देखो, ये आप सिंथेटिक इंडिकेटर्स भी दिए हुए हैं, फिनोफ्थिलीन और मिथाइल ऑरेंज। तो पहले तो ये लिख लो कि फिनोफ्थिलीन, फिनोफ्थिलीन एसिड में तो रहता है कलरलेस, लेकिन बेस की प्रेजेंस में इसका कलर चेंज हो जाता है और हो जाता है पिंक, राइट। ये एक सिंथेटिक इंडिकेटर है। सिमिलरली मिथाइल ऑरेंज का भी लिख लो। मिथाइल ऑरेंज एसिड की प्रेजेंस में रहता है रेड, और बेस में ये हो जाता है येलो। ओके, तो चलो, अब हमने HCl में फिनोफ्थिलीन डाला, तो एसिड की प्रेजेंस में फिनोफ्थिलीन का कलर क्या होगा? ये होगा कलरलेस। वाइल हमने HCl में जब मिथाइल ऑरेंज डाला तो इसका कलर हो जाएगा रेड, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ से डिफरेंट 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 एसिड्स और डिफरेंट बेसिस लेके टेस्ट कर सकते हैं। तो चलो, इसी तरीके से हम एक स्ट्रॉन्ग बेस ले लेते हैं विच इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो चलो, अब मेरे को बताओ, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि जो कि बेस है, अगर हम इसमें बेस लेंगे और बेस में हम रेड लिटमस डालेंगे तो उसका कलर क्या चेंज होगा कि नहीं होगा? स्टॉप द वीडियो एंड write your answer yourself and then check your answer। तो चलो, आई होप कि आप लोगों ने अब तक डिसाइड कर लिया होगा कि इसका कलर चेंज होगा कि नहीं होगा। तो चलो, मैं भी आपको बता देती हूँ बेटा। रेड लिटमस सॉल्यूशन जब हम बेस में डालते हैं तो वो हो जाता है ब्लू कलर का, ठीक है। तो चलो, किस किस के आंसर मेरे आंसर से मैच कर रहे हैं मुझे स्माइली बना के कमेंट करना। और ब्लू लिटमस सॉल्यूशन क्या होगा? ब्लू लिटमस सॉल्यूशन विल रिमेन ब्लू ओनली, ठीक है। चलो, अब हम जब सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि बेस में फिनोफ्थिलीन डालेंगे तो उसका कलर हो जाएगा पिंक, और बेस में जब हम मिथाइल ऑरेंज डालेंगे तो उसका कलर हो जाएगा येलो। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। और वीडियो को 1 मिनट के लिए स्टॉप करके इसको रिवाइज कर लो, रट लो, बिकॉज इसी टाइप के आपको क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके पेपर में, ठीक है। बहुत 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 आसान चैप्टर है और बहुत ज्यादा मजेदार, बहुत ज्यादा कलरफुल चैप्टर है। कितने सारे कलर्स हैं, ये तो भी स्टार्टिंग है। चलो, स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, these indicators tell us whether a substance is acidic or basic by change in color। तो ठीक है, ये indicators की हो गई डेफिनेशन। Indicator tell us whether the substance is acidic or basic by change in color। तो बेटा देखो, ये तो हुए उन लोगों के लिए इंडिकेटर्स जो आंखों से देख सकते हैं, बट देयर आर मेनी पीपल हु आर डिफरेंटली एबल्ड, यानी कि जैसे कि विजुअली इम्पेयर्ड हैं, जो आंखों से नहीं देख सकते, वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? वो भी साइंस में पढ़ाई करते हैं, ठीक है।
तो वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि जो गिवन सब्सटेंस एसिडिक है या फिर बेसिक है? तो देखो बच्चे, ये तो उन लोगों के लिए हुआ जिनकी आंखें हैं और जो दो आंखों से देख के कलर चेंज बता सकते हैं कि कलर चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है और फिर क्या कलर चेंज हुआ है। बट देयर आर मेनी पीपल हु आर डिफरेंटली एबल्ड, यानी कि जो आंखों से देख नहीं सकते हैं, विजुअली इम्पेयर्ड है। विजुअली इम्पेयर्ड यानी कि वो ब्लाइंड है, आंखों से नहीं देख सकते। तो ऐसे लोगों का क्या, वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि गिवन सब्सटेंस एसिडिक है या फिर बेसिक? तो बच्चों, उनके लिए ना अलग टाइप के इंडिकेटर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसकी डेफिनेशन आती है, व्हाट आर ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स? सो देयर आर सम सब्सटेंसेस whose order changes, यानी कि उनकी स्मेल चेंज हो जाती है एसिडिक और बेसिक मीडिया में। ऐसे इंडिकेटर्स को बोला जाता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, ठीक है। यानी कि एसिडिक मीडियम में उनकी स्मेल कुछ और होती है और बेसिक मीडियम में कुछ और होती है। एक्टिविटी 2.2 पे आ जाते हैं। यहाँ पे ना हमें ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स का एग्जांपल दिया गया है। तो इसमें हमें क्या करना है, तीन होते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स की चीजें, जैसे कि अनियन हो गया, वनीला एसेंस और क्लव, ठीक है। अनियन तो प्याज, सभी ने सुना होगा उसकी कितनी गंदी सी पंजेंट सी स्मेल होती है ना, सल्फर जैसी स्मेल। एंड वनीला एसेंस, वाओ कितनी अच्छी खुशबू होती है। हाँ, मुझे पानी आ गया। वनीला जो आइसक्रीम है, वाह वाह वाह, कितनी अच्छी होती है ना। देन वी हैव क्लव, क्लव की भी बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस होती है। क्लव यानी कि वो क्या बोलते हैं उसको, लौंग, यस, ठीक है। तो यहाँ पे तीन एग्जाम्पल के मदद से हमें समझाया गया है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के बारे में। करना क्या है, वी हैव टू टेक फाइनली चॉप्ड अनियन, ऑनियन को ले लो, उनको चॉप 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 कर दो और उनको प्लास्टिक बैग में डाल दो कुछ स्ट्रिप्स के साथ। मतलब पतली पतली ना कॉटन के कपड़े की लंबी लंबी सी पट्टियां काट लो और उनको ये फाइनली चॉप्ड अनियन के साथ एक प्लास्टिक बैग में भर के फ्रिज में रख दो। ओके, अब इसको पूरी रात फ्रिज में ठूस के रख दो। अगले दिन आपको क्या करना है, इन कॉटन की जो स्ट्रिप्स हैं इनको निकालो। अब एक स्ट्रिप आपने रखी यहाँ पे, एक स्ट्रिप आपने रखी यहाँ पे। फर्स्ट स्ट्रिप के ऊपर आपने HCl की कुछ ड्रॉप्स डाली और सेकंड स्ट्रिप के ऊपर आपने NaOH की कुछ ड्रॉप्स डाली। मतलब एक के ऊपर हमने डाल दिया एसिड, दूसरे के ऊपर डाल दिया हमने बेस। नाउ यू स्मेल इट। अब आप देखो कि जिसके ऊपर आपने एसिड डाला ना, इट रिटेन्स द स्मेल, रिटेन स्मेल। तो एसिड की प्रेजेंस में ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स दे रिटेन द स्मेल, यानी कि जो वो बदबू थी अनियन की गंदी सी, वो रिटेन करेगी, वो अभी भी आ रही होगी गंदी सी। तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि गिवन सब्सटेंस एसिडिक है, ठीक है। वाइल अगर आप इसके ऊपर NaOH डालोगे तो इसकी जो अनियन की स्मेल थी ना, वो डिसअपियर हो जाएगी, गायब हो जाएगी। इट शोज द गिवन सब्सटेंस इज बेसिक इन नेचर, ठीक है। तो यही सब में होता है। अब आप वेनिला में भिगोगे, फिर आप क्लव में, उसके जूस में, उसके ऑयल्स में भिगोगे, हमेशा ही एसिड जो होते हैं वो रिटेन करते हैं स्मेल को, वाइल जो बेस होते हैं उनकी प्रेजेंस में जो स्मेल होती है वो डिसअपियर हो जाती है, ठीक है। तो ये आप छोटा सा नोट बना लो, इसकी डेफिनेशन पूछ लेते हैं। एंड दैट इज ऑल फॉर दिस। नाउ ये आप एक बार इसको रीडिंग करिएगा बेटा, यही इसमें पूरा लिखा गया है। Which of these vanilla, onion and clove can be used as olfactory indicators? तो आप लिखिए all of these can be used as the olfactory indicators on the basis of our observation, because in the presence of acid, vanilla, onion and clove retains the smell, while in the presence of base they lose their smell. Okay, next topic पे आ जाते हैं हम। हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विद मेटल? तो यहाँ पे कुछ मेटल्स के नाम देख लो, जैसे कि जिंक हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, और मुझे कुछ और दो चार नाम और बता दो, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ये सारे मेटल्स हैं, ठीक है। बहुत सारे मेटल्स होते हैं, आयरन हो गया, है ना, ये सारे मेटल्स हैं। अब ये जो मेटल है ना, ये एसिड और बेस के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, इसको वन बाय वन पढ़ते हैं। अब ये जो एक्टिविटी तुम देख रहे हो ना, एक्टिविटी 2.3, ये एक्टिविटी भाई साहब, ये एक्टिविटी एग्जामिनर्स की फेवरेट एक्टिविटी है, बहुत
बार इससे क्वेश्चन आप लोगों को प्रीवियस ईयर में देखने को मिलने वाले हैं और बहुत 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 आसान एक्टिविटी है। व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू सेट द apparatus। ऐसे हमें सेटअप करना है। हमें क्या करना है, क्लैंप ले लेना है, एक टेस्ट ट्यूब लेनी है। ठीक है, टेस्ट ट्यूब के अंदर हमें क्या लेना है, आप देख रहे हो यहाँ पे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4 और डाइल्यूट है यानी कि कंसंट्रेटेड नहीं है, इसमें वाटर भी मिक्स्ड है। ओके, और इसमें हमें थोड़े से जिंक के ग्रेन्यूल्स डाल देने, मतलब जिंक के छोटे छोटे पीसेस डाल देने। देख रहे हो ना यहाँ पे जिंक के पीसेस हैं। होगा क्या, देखो, जब आप मेटल को किसी भी एसिड में डालते हो, इसमें हमने सल्फ्यूरिक एसिड में डाला है, तो क्या बनता है, बनता है सॉल्ट और निकलती है हाइड्रोजन गैस। इसको याद कर लो। सॉल्ट किसका बनेगा बेटा, ये जिंक मेटल डाल रहे हो ना, तो जिंक का ही तो सॉल्ट बनेगा, यानी कि जिंक सल्फेट, ये सॉल्ट बन जाएगा। और साइड में निकलेगी हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस, गैस को हम अप एरो से शो कर सकते हैं, या फिर इसके साइड में आप जी ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन गैस निकली। चलो अब एक्सपेरिमेंट को देख लेते हैं। ऑब्वियसली हमने पढ़ा है ना कि जब दो सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं तो कोई ना कोई हम ऑब्जर्वेशन देखते हैं, तो इसमें बबल्स निकल रहे हैं। ये बबल्स किसके हैं, हाइड्रोजन गैस के। पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है, आपको यहाँ पे ना हाइड्रोजन गैस को यहाँ से इरेज कर देंगे और यहाँ पे एक्स लिख देंगे और बोलेंगे आइडेंटिफाई द बबल्स एक्स। ठीक है, एंड राइट द इक्वेशन। तो इक्वेशन ये रही, और ये जो एक्स है ये क्या है, ये हाइड्रोजन गैस के बबल्स हैं। ठीक है, अब देखो, आप देख रहे हो ये जो डिलीवरी ट्यूब लगा रखी है इस ट्यूब से, और ये जा रही है सोप के सॉल्यूशन के अंदर। अब आपको बचपन की वो एक्टिविटी, वो खेल याद आ रहा है, जो सोप के सॉल्यूशन में ऐसे डाला तो फू करके तुम बुलबुले फुलाते थे ना, ये वही यही गेम यहाँ पे भी चल रहा है। अब जैसे सोप के सॉल्यूशन के अंदर ही गैस आएगी तो क्या होंगे, बबल्स निकलेंगे। अब बबल को तुम उंगलियों से मत फोड़ना, क्या करना है, हमें टेस्ट करना है कि ये जो गैस है कौन सी गैस है। तो टेस्ट ऑफ हाइड्रोजन गैस, ये कैसे करा जाता है, ये आपसे बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, तो आपने करना क्या है, आप लिखो ब्रिंग ब्रिंग अ बर्निंग कैंडल नियर द बबल्स। इफ इट बर्न्स विद द पॉप साउंड, इट शोज दैट द गिवन गैस इज हाइड्रोजन गैस। ठीक है, क्या करना है, हिंदी में समझ लो, एक माचिस जलती हुई या फिर एक कैंडल जलती हुई इन हाइड्रोजन के बबल्स के पास लेके जब तुम आओगे ना, हाइड्रोजन बेटा होती है कंबस्टेबल गैस, यानी कि उसमें आग लग जाती है, ज्वलनशील गैस है ये। तो जैसे तुम इसके पास लाओगे, इसके जो बबल्स है ना, तो पट 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 करके पॉप साउंड से बर्स्ट करेंगे। कैसी साउंड, पॉप साउंड। ये याद रखो, इसको अंडरलाइन करना है, ये आपका कीवर्ड है साइंस का। साइंस में गप्पे नहीं चलती, साइंस में टू द पॉइंट आंसर और कीवर्ड्स चलते हैं। तो ये जो बबल है ये पॉप साउंड से बर्स्ट होगा, हाफ नंबर मिल जाएंगे तुम्हें जैसे ही तुम ये वर्ड लिखोगे। ठीक है, तो इट आइडेंटिफाई द गिवन गैस इज हाइड्रोजन गैस। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो इसी एक्टिविटी को तुम और एसिड्स के साथ भी रिपीट कर सकते हो। भाई किसी भी एसिड में तुम मेटल को डालोगे तो उसका सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस ही निकलेगी। चलो एक और कर लेते हैं, HCl, जिंक प्लस HCl। बता दो जी सॉल्ट क्या बनेगा, भाई जिंक क्लोरीन के साथ लग जाएगा, जिंक क्लोराइड बन जाएगा ZnCl2। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ठीक है, किसी भी एसिड में डालोगे उसका सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। गैस में ध्यान रखनी है आप लोगों को। ठीक है, तो चलो हो गई हमारी एक और एक्टिविटी। नाउ पढ़ लेते हैं इसके नीचे क्या लिखा है। Note that the metal in the above reaction displays hydrogen atoms from the acid as hydrogen gas and forms compound called the salt. Thus the reaction with an acid can be summarized. इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एसिड किसी भी मैटर के साथ रिएक्ट होता है, बनता है सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, इस इक्वेशन को याद रख लो, आगे कोई भी आराम से तुम लिख सकते हो। नेक्स्ट पे आ जाइए, एक्टिविटी 2.4, प्लेस अ फ्यू पीसेस ऑफ ग्रेन्युलेटेड जिंक मेटल इन द टेस्ट ट्यूब। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रिएक्शन ऑफ मेटल विद बेस। देखो जो मेटल्स है ना, वो एसिड के साथ तो रिएक्ट करते हैं बड़े आराम से सारे ही मेटल्स, लेकिन बेसिस के साथ बहुत कम मेटल्स हैं जो रिएक्ट करते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन,
कि जो जिंक है उसको हमने डाला सोडियम हाइड्रोक्साइड में, तो क्या कोई रिएक्शन होगा? यस, रिएक्शन होगा। सॉल्ट बनेगा एक, जिसको हम बोलते हैं जिंक सोडियम जिंकेट। क्या बोलते हैं? सोडियम जिंकेट, Na2ZnO2। नाम लिख लो इसका, सोडियम जिंकेट। और साइड में सॉल्ट तो बना, ठीक है, गैस निकलेगी। कौन सी गैस निकली? हाइड्रोजन गैस। नाउ दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये एक जो सॉल्ट बना है इसका नाम कई बार पूछा जाता है और इसका फॉर्मूला भी पूछा जाता है कि जिंक के मेटल को तुम अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड में ड्रॉप करोगे तो क्या ऑब्जर्वेशन होंगी? तो आप लिखोगे सोडियम जिंकेट सॉल्ट बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। एंड रिमेंबर बच्चों, अगर कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, जब क्वेश्चन आता है तो उसको वर्ड्स में लिख देते हैं। आप ऐसे लिख देते हो कि जिंक रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड प्रोड्यूस अ सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, लिख दिया, ठीक है। बट अगर तुम फुल मार्क्स चाहते हो तो मेरी टिप मानो, वर्ड्स में लिखने के साथ साथ ना, क्योंकि बेटा ये केमिस्ट्री है, ठीक है, तो आप ये इक्वेशन जरूर लिखना। अगर आपने इक्वेशन लिख दी ना तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा और कोई भी टीचर आपके मार्क्स नहीं काट सकती है, ठीक है। तो ये रिएक्शन यहाँ पे भी लिखा हुआ है। बैलेंसिंग आप उसके रिएक्शन के बाद कर सकते हो। 2NaOH प्लस जिंक, सोडियम जिंकेट बन गया और हाइड्रोजन की गैस बन गई, ठीक है। तो चलो मेरे टिप्स याद रखना और चलते हैं इसके साथ हम नेक्स्ट टॉपिक पे, which is how do metal carbonates and metal hydrogen carbonates react with acid। अब मेटल के कार्बोनेट, मेटल कोई भी ले लो, मेटल को मान लेते हैं हम X। कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है? 9th क्लास में पढ़ा था ना, किस किस को याद है? इट इज CO3। CO3 इज कार्बोनेट, ठीक है, याद रखना है इस चीज को। अब कोई मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कि HCO3, तो X क्या है बेटा? X मेटल है, मतलब कोई भी मेटल से आप इसको चेंज कर लो। जैसे अगर मैं बोलती हूँ जिंक कार्बोनेट तो तुम लिख लोगे ZnCO3, ठीक है, इस तरीके से जिंक हाइड्रोजन कार्बोनेट। या फिर मैं बोलती हूँ कैल्शियम कार्बोनेट तो तुम लिख लोगे CaCO3। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? तो X क्या है? ये कोई भी मेटल हो सकता है। और मैंने ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि जो क्वेश्चन है ना वो डायरेक्ट नहीं आते, वो यही आता है कि मेटल X का कार्बोनेट है, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से आप बहुत अच्छे तरीके से कंसेप्ट को समझने की कोशिश करो। रट्टाफाई बिल्कुल नहीं करना है साइंस में, क्योंकि आप जानते हो ना कि 50% आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड हैं, ओके। रोड लर्निंग तो चलेगी ही नहीं। चलो आ जाओ एक्टिविटी 2.5। क्या करना है हमें? यहाँ पे हमें दो टेस्ट ट्यूब ले लेनी है, एक को लेबल कर दो A, एक को लेबल कर दो B। अब हमें इसमें 0.5 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट डालना है। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला सोडियम Na2CO3 है, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला Na2CO3, इसमें हमने फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में डाल दिया। देखो क्या है इसके अंदर? डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक यानी कि HCl है। और क्या है इसमें? सोडियम कार्बोनेट डाल दिया हमने, यानी कि Na2CO3 डाल दिया, राइट। रिएक्शन तो होगा क्योंकि दो केमिकल्स मिल रहे हैं। ये देखो रिएक्शन टेस्ट ट्यूब ए का क्या लिखा हुआ है? सोडियम कार्बोनेट सॉलिड है, इसमें हमने डाला HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि एक्वस है। क्या होगा बेटा? बनेगा हमारा सॉल्ट, ठीक है। सॉल्ट क्या बना? अगर ये Na था तो ये Cl के साथ जाएगा, NaCl बन गया। साइड में थोड़े बहुत मॉलिक्यूल वाटर के निकल गए, पानी पानी हो गया। और भैया एक गैस निकली, इसमें निकली कार्बन डाइऑक्साइड गैस, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वही गैस जो हम रेस्पिरेशन में एक्सहेल करते हैं, है ना। या फिर जो आप केक के ऊपर जो कैंडल्स लगी होती है ना, फूंक मारते हो तो आपके मुंह से वो जो गैस निकलती है जो उस बर्निंग कैंडल को एक्सटिंग्विश कर देती है, वही गैस है ये, ठीक है। चलो इक्वेशन याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब तुम्हें एक यहाँ पे टिप बताती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात। अब देखो, कभी भी कहीं भी अगर रिएक्टेंट साइड में कार्बोनेट है तो प्रोडक्ट साइड में गैस जो होगी ना वो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड तो होगी ही होगी। क्या बोला मैंने? अगर रिएक्टेंट्स में कार्बोनेट प्रेजेंट है तो प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड जरूर निकलेगी, ठीक है। अब याद रखना इस चीज को। तो ये हो गया हमारा ये रिएक्शन। अब जो टेस्ट ट्यूब बी थी इसमें हमने क्या लिया था बेटा? इसमें हमने लिया था
सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कि ये वाला मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया था। ठीक है, इसमें भी हमने HCl डाला, बनेगी सेम चीज, सॉल्ट बना, वाटर बना और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी। तो डिफरेंस क्या है मैम? बेटा डिफरेंस ज्यादा कुछ नहीं है, बस बैलेंसिंग का है। देखो यहाँ पे 2HCl थे, 2NaCl थे और नीचे वाली टेस्ट ट्यूब में ऑलरेडी बैलेंस है और ज्यादा कुछ नहीं है। देयर इज नो डिफरेंस, प्रोडक्ट तो सेम बन रहे हैं। चलो इतना समझ आ गया। बड़ा धीरे धीरे पढ़ा रही हूँ, आप लोग को पढ़ा इसलिए रही हूँ बेटा धीरे धीरे, क्योंकि ना जल्दी जल्दी में बच्चों को समझ नहीं आता। आप प्लीज, मैं बार बार मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, वीडियो को स्टॉप करके ना साइड बाय साइड रिएक्शन उस इसी समय जैसे जैसे मैं समझा रही हूँ लिख के प्रैक्टिस कर लो। अगर आपने मेरी वीडियो को 2 या 3 बार देख के साथ साथ प्रैक्टिस कर लेना लिख के, तो आई कैन गारंटी यू आपके जो जो चैप्टर आप मेरे से पढ़ने वाले उसमें फुल मार्क्स आएंगे, फुल, बिल्कुल गारंटी दे रही हूँ। बस हाँ, जैसे जैसे मैं आपको स्टेप्स बता रही हूँ ना कि आपको ऐसे ऐसे पढ़ना, उसको फॉलो करना। ओके, रोट लर्निंग बिल्कुल नहीं करनी है, कंसेप्ट को समझो, कंसेप्ट को समझो। बार बार बोल रही हूँ, लिख लिख के इक्वेशन को करो। इक्वेशंस में, बैलेंसिंग में, फॉर्मूला में गलती नहीं होनी चाहिए। अगर ये सब होगी तो मार्क्स कटेंगे ही ना। ठीक है, समझ रहे हो ना क्या कह रही हूँ? तो चलो बेटा, अब देखो, इससे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहती हूँ, हमने गैस, कौन सी गैस का टेस्ट करा था? हाइड्रोजन गैस का। ठीक है, कैसे करा था? एक जलती हुई कैंडल लेके आए, जो बबल्स थे उसके पास, अगर वो पॉप साउंड से बर्न होते हैं तो वो हाइड्रोजन गैस आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, अब हमने एक और गैस देखी बेटा, यहाँ पे है कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि देखी नहीं, दिखती तो नहीं है ना, मतलब समझ जाओ। ठीक है, अब जो गैस इवॉल्व हुई, हमें कैसे पता चलेगा ये कौन सी गैस है? तो यहाँ पे है बेटा टेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जिसको हम बोलते हैं लाइम वाटर टेस्ट। अगेन ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, करना क्या है, एक ले लो आप टेस्ट ट्यूब। ठीक है, टेस्ट ट्यूब में हमने ले लिया CaOH होल ट्वाइस। आपको याद होगा चैप्टर 1 में पढ़ा था, या आपने इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या फिर आप इसको लाइम वाटर भी बोल सकते हो। ये वही है जो व्हाइट वॉश में दीवारों में पुताई करते हैं ना, ये वही है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, अब क्या हुआ, हमने ले लिया CaOH होल ट्वाइस यानी कि लाइम वाटर ले लिया। कलर क्या है इसका? इसका ओरिजिनल कलर अभी तक तो कलरलेस है, लेकिन जैसे ही ये जो कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हुई थी ना, इसको हमने इस टेस्ट ट्यूब के अंदर पास करा। ठीक है, पास करते ही हमने क्या देखा, ये जो कलरलेस सॉल्यूशन था इसका कलर चेंज हो गया जी, और ये क्या हो गया, ये मिल्की वाइट कलर हो गया। क्या हो गया? मिल्की वाइट। क्यों हो गया? बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट बन गया। कैल्शियम कार्बोनेट का कलर होता है व्हाइट, मिल्की वाइट, जैसे दूध जैसा सफेद रंग, ऐसा हो गया। ठीक है, तो क्या हुआ, दोबारा से समझो, यही जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हुई थी, इसको हमें टेस्ट करना है कि कौन सी गैस है। तो हमने क्या करा, इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हमने पास करा लाइम वाटर से, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। तो वो कलरलेस था सॉल्यूशन, लेकिन जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड पास करा तो वो चेंज हो गया वाइट, मिल्की वाइट कलर में, बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। और साइड में थोड़े बहुत पानी के मॉलिक्यूल्स भी इवॉल्व हो गए। चलो जी, अब ये तो आइडेंटिफाई कर देता है, क्योंकि ये मिल्की वाइट हो गया, तो वी कैन आइडेंटिफाई दैट द गैस वाज कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, तो चलो ये तो हमारा डन हो गया, हमने आइडेंटिफाई कर ली। लेकिन इससे आगे भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर में आता है। अब क्या होगा, इफ यू पास एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, मतलब ये जो था ना आपका कैल्शियम कार्बोनेट बन गया और वाटर साइड में मॉलिक्यूल्स बने, है ना, ये इनमें हम एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पास कर ही जा रहे हैं। लिखा ना, एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पास करोगे, इसको लिखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी तरीके से बन के आएगा, व्हाट विल हैपन इफ यू पास एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन इट। ठीक है, तो एक्सेस ऑफ कार्बन डाई, एक्सेस, हर चीज की अधिकता कुछ ना कुछ चेंज कर देती है। ठीक है, तो यहाँ पे अधिकता क्या कर देगी, ये जो मिल्की वाइट सॉल्यूशन था ना, ये वापस से बेटा हो जाएगा कलरलेस। वापस से कलरलेस हो गया, पहले भी कलरलेस था, फिर मिल्की वाइट हो गया, अब हम कार्बन डाइऑक्साइड पास करी जा रहे हैं, फिर से कलरलेस हो गया। पूछा जाता है क्यों हो गया कलरलेस? क्योंकि बन गया
कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। नाम लिख लो इसका, यहाँ पे कहा नाम नहीं लिखा हुआ। क्या बन गया? ये बन गया कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कार्बोनेट यानी कि CO3, CaHCO3 होल ट्वाइस। ठीक है। अब ये कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट was soluble in water, that is why the milkiness disappeared। मिल्कीनेस डिसअपियर हो गई, गायब, छूमंतर हो गई। ठीक है, समझ आ गया? नहीं समझ आया? समझ तो आ गया होगा पर याद नहीं हुआ है ना, ये प्रॉब्लम है। चलो कोई बात नहीं, स्टॉप कर देते हैं वीडियो को यहीं पे, इतना ही पढ़ते हैं आज, फिर कल कंटिन्यू करेंगे। तो काम क्या है तुम लोगों का, इसको रिपीट करना है। ठीक है, कॉपी उठा लो अपनी नोट्स की, साइंस की एक न्यू नोटबुक बनाओ जिसमें आप प्रैक्टिस करो। ठीक है, और उस नोटबुक के ऊपर लिख लीजिए स्टडी विद लिपिका मैम। ओके, चलो यहाँ पे लास्ट लाइन पढ़ लेते हैं। लाइमस्टोन, चौक, मार्बल आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। यानी कि जो CaCO3 है ना, उसके ही अलग अलग प्रकार हैं, लाइमस्टोन, चौक और मार्बल। ऑल मेटल कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड। ठीक है, तो मेटल के कार्बोनेट और जो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है वो एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं टू गिव सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। यही जनरल इक्वेशन याद कर लो, इसके मदद से आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हमने जितना पढ़ा है, आप लोग का होमवर्क है इस सब इक्वेशन को लिख लिख के याद कर लो। ठीक है, अब हम कंटिन्यू करेंगे कल। आपको एक क्वेश्चन होमवर्क मैं दे रही हूँ बेटा, यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 ये NCERT के क्वेश्चन है। ट्राई करना, कोशिश करना, नहीं होंगे तो मत घबराना। When लिपिका मैम इज हियर, नथिंग इज डिफिकल्ट। ठीक है, इस चैप्टर के खत्म होने के बाद आई विल अपलोड another video with all the solution of this chapter। I hope आप लोगों को मजा आया होगा, अच्छे से समझ आया होगा। तो अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा है और आप मेरे से और पढ़ना चाहते हैं, मेरे साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना और प्लीज अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स जरूर लिखना। उससे बड़ा अच्छा लगता है कि बच्चे हमें पसंद करते हैं, हमें चाहते हैं और हमें प्रोत्साहन मिलता है कि हम आपके लिए और ज्यादा अच्छी चीज वाले और ज्यादा एक्सप्लेन करें। चलो बच्चों, मिलते हैं अनदर वीडियो में विद अनदर न्यू टॉपिक। टिल देन कीप लर्निंग, बाय, बेस्ट ऑफ लक।